ये वीडियो स्पेशली सीटेट की प्रिपरेशन के लिए बनाई जा रही है। आज हम क्लास 6 की साइंस के लेसन 2 भोजन के घटक के बारे में जानेंगे। इस लेसन में हम भोजन के बारे में जानेंगे, हमारा भोजन किन चीज़ों से बना होता है, हमारे भोजन में कौन कौन से पार्ट, कौन से तत्व उपस्थित होते हैं। ऐसे तो भोजन कई प्रकार के होते हैं, हमारे पसंद के अनुसार, हमारे टेस्ट के अनुसार। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। भोजन हमारे टेस्ट के अनुसार होता है। हम अपने टेस्ट की, अपने स्वाद के अनुसार भोजन लेते हैं। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम रास्ते में होते हैं, यात्रा में होते हैं, तो हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हमें इजीली जो अवेलेबल होता है हम वही खा लेते हैं। कुछ लोगों के लिए ये संभव नहीं हो पाता है कि वह इस तरह के अलग अलग व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए कि हमें कब क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। हम एक ही प्रकार के खाना नहीं खा सकते हैं। हमारे शरीर को अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के भोजन खाना होता चाहिए। तो हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्रियों से बना होता है, जो हमें पादपों और जंतुओं से प्राप्त होता है। पादप मतलब पेड़ पौधे से और जंतुओं से प्राप्त होता है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है? कच्ची सामग्री के संघटक, यहाँ संघटक का मतलब कि कच्ची सामग्री में कौन कौन सी चीजें होती हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, और इन्हीं तत्वों को हम पोषक कहते हैं। यहाँ एग्जाम की व्यू से एक क्वेश्चन अराइज होता है, पोषक किसे कहते हैं? पोषक उसे कहते हैं कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुचांश तथा जल भी शामिल हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थ में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्चे सामग्री या पके हुए भोजन में कौन से एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। तो हम परीक्षण करके देखते हैं कि कौन से खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक उपस्थित है। इस परीक्षण को करने के लिए हमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें कुछ परख नलियाँ तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की जांच करते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। तो मंड के परीक्षण के लिए हमें खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की थोड़ी सी मात्रा चाहिए। इसमें हम तनु आयोडीन की 2 या 3 बूंदें डालते हैं। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखते हैं, और अगर आयोडीन की विलयन डालते ही खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला हो जाता है, तो हम ये दर्शाता है कि इस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। ये परीक्षण हम किसी अन्य खाद्य पदार्थ पे भी कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन से खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है। इसी प्रकार हम प्रोटीन के लिए भी परीक्षण करेंगे। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेंगे। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वो ठोस है तो उसे हम तोड़ लेंगे
उसका हम पेस्ट बना लेंगे या फिर उसका हम पाउडर बनाएंगे। उस खाद्य पदार्थ को एक परख नली में रखेंगे और उसमें कुछ बूंदे पानी की डालेंगे और उसे अच्छे से मिला लेंगे। फिर उसमें हम एक ड्रॉपर की हेल्प से 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालेंगे और फिर उसे अच्छे से मिला लेंगे। कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि उस खाद्य पदार्थ का रंग बदलकर बैंगनी हो जाता है। तो हमें बैंगनी रंग उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन के होने की उपस्थिति दर्शाता है। इसी प्रकार हम वसा का परीक्षण कर सकते हैं। खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेंगे, जिसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटेंगे। ध्यान रखेंगे कि कागज का टुकड़ा फटे नहीं। अब कागज को सीधा करके उसको हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे। पेपर पे हमें दिखाई देगा कि पेपर पे हमें तेल का धब्बा दिखाई देगा। अगर वो हमें साफ नहीं दिखता है तो हम उसे लाइट के सामने ले जाएंगे तो हमें वहाँ एक तेल का धब्बा या धुंधला सा दिखाई देगा। तो इस प्रकार हम जानेंगे कि उस खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है। ये परीक्षण हमें क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका हमने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या हमने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है जिनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? तो जी नहीं, हमने जिन खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की मात्रा पाई है। हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के लिए परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज, लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता है? इसके लिए हम जानेंगे कि इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत के बारे में जानते हैं कि हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट किन स्रोतों से प्राप्त होता है। गेहूं, गन्ना, चावल, बाजरा, मक्का, आम, तरबूज, पपीता, आलू, इन सभी स्रोतों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। उसी प्रकार हमें वसा के भी कुछ स्रोत हैं। वसा के 2 स्रोत हैं, एक पादप स्रोत और दूसरा जंतु स्रोत। तो हम पादप स्रोत में मूंगफली, गिरी, तिल, सोयाबीन का तेल, नारियल तेल, सरसों तेल, मूंगफली तेल, इन सभी स्रोतों से हमें वसा की प्राप्ति, पादप स्रोतों से हमें वसा की पूर्ति होती है। उसी प्रकार जंतु स्रोत में मछली, अंडे, क्रीम, दूध, मक्खन, घी और मांस हैं। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? हमने तो पढ़ा कि हमारे भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण हैं। लेकिन हमें ये जानना है कि ये पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, ये पोषक हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविक कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को हम ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ये एग्जाम की व्यू से यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। इसी प्रकार हम प्रोटीन के बारे में जानेंगे। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। यहाँ भी एक क्वेश्चन राइज होता है, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। हम यहाँ प्रोटीन के कुछ स्रोत के बारे में जानेंगे। प्रोटीन के पादप स्रोत में चना, मूंग, राजमा, तुअर दाल, सोयाबीन और मटर हैं। उसी प्रकार जंतु स्रोत में दूध, अंडे, मछली, पनीर और मांस। जिस प्रकार प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर के लिए हमारे लिए जरूरी, उसी प्रकार विटामिन
भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। विटामिन के कई प्रकार होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर के सभी प्रकार के विटामिनों की हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में ज़रूरत होती है। विटामिन ए, अब हम यहाँ जानेंगे कि विटामिन हमारे शरीर के किस प्रकार सहायता करते हैं। जैसे विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी हमें बहुत से रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हम यहाँ देखेंगे विटामिन ए के कुछ स्रोत: पपीता, दूध, मछली तेल, गाजर। उसी प्रकार विटामिन बी के कुछ स्रोत हैं: यकृत, बाजरा इत्यादि। विटामिन सी के कुछ स्रोत: अमरूद, हरी मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर और संतरा। विटामिन डी के कुछ स्रोत: दूध, मक्खन, अंडे, यकृत, मछलियाँ। इसी प्रकार खनिज लवण भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। इनकी मात्रा भी होती है। शरीर की उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत यहाँ हम आपको बताते हैं। आयोडीन के कुछ स्रोत: पालक, अदरक, मछली, दही। फास्फोरस के कुछ स्रोत: केले, हरी मिर्च, दूध, बाजरा। लोहे के कुछ स्रोत हैं: पालक, सेब, अमरूद, यकृत। कैल्शियम के कुछ स्रोत: अंडे तथा दूध। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक होती है। जो कच्ची चीज़ें होती हैं उनमें एक पोषक की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। दूसरे कच्चे सामग्री की तुलना में चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए हम चावल को कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन कहते हैं। इन पोषकों का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुचांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुचांश की पूर्ति मुख्यतः पादप स्रोतों से होती है। यहाँ रुचांश की मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुद्रांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। ना तो ये हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, ना प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये कुछ हमें प्रदान नहीं करते हैं। फिर भी ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक अव्यय होते हैं, बहुत ही आवश्यक तत्व है। ये रुद्रांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की मदद करता है, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। इसी प्रकार जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। हम जो भी पोषक भोजन के रूप में लेते हैं, हमारा शरीर जल की मदद से उन पोषकों को अवशोषित करता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने शरीर में जल की मात्रा मेंटेन रखें, जिससे हमारे शरीर को पोषक अवशोषित करने में मदद मिले। हम एक तो पानी डायरेक्ट पीते हैं, दूसरा हम कुछ ऐसे कच्ची सामग्री खाते हैं, कच्ची चीज़ें खाते हैं, जिससे हमारे शरीर में
वाटर लेवल जो होता है वो मेंटेन रहता है। एक टमाटर और नींबू जैसा कोई फल लेते जिसके छोटे छोटे हिस्से काटते हैं। ऐसा करते समय हमारे हाथ गीले हो जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वैसे फल में पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो इस प्रकार के फल या सब्जियां खाने से हमारे शरीर में वाटर लेवल मेंटेन होता है और हमारे शरीर को सहायता होती है पोषक तत्वों को अवशोषित करने में। हमने तो जाना कि हमें किस प्रकार के पोषक तत्व हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं, हमें किस प्रकार के भोजन लेने चाहिए। अब यहाँ जानते हैं संतुलित आहार के बारे में, हमें किस प्रकार के भोजन लेने चाहिए। ऐसे तो हम पूरे दिन कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हम पूरे दिन जो भी खाते हैं, रोटी चावल दाल जो भी खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वो सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुद्रांश और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं? यहाँ एक क्वेश्चन एराइज होता है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? वैसा आहार जिसमें पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो ना ही कम। आहार में पर्याप्त मात्रा में रुद्रांश और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। क्या संतुलित आहार हर आयु वर्ग के लिए समान होता है, जैसे बच्चे, युवा और बूढ़े सबके लिए समान होता है या फिर अलग अलग होता है? तो संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। हम एक जैसे संतुलित आहार नहीं ले सकते हैं, ये हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है। हम पोषक युक्त भोजन करना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हम इस भोजन को किस प्रकार लेते हैं, किस प्रकार, ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके विटामिन, खनिज, लवण वो इनसे अलग ना हो सके, उनके पोषक तत्व नष्ट ना हो। हम जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं, जैसे छिलका उतारकर यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कोई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। यदि हम जानते हैं कि भोजन पकाने के बाद उसका स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में भी आसानी होती है, इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी होती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभप्रद प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि होती है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम पोषक युक्त भोजन तो ले रहे हैं, लेकिन हम उसे उचित प्रकार से कैसे ले सकते हैं, उसे उचित तरीके से हम कैसे पका सकते हैं। अब बात करते हैं अभावजन्य रोग की। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों की अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृति उत्पन्न कर सकती है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति सिर्फ चावल दाल खा रहा है तो उसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलेगी, पोषक के रूप में उसे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की पूर्ति होगी, लेकिन उसके शरीर को विटामिन और खनिज लवण नहीं मिल पाएगा। तो उसे लंबे समय तक ऐसे खाना खाने की वजह से विटामिन और खनिज लवण की
कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से उसे कोई ना कोई रोग या विकृति उसे हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें लंबे समय तक या कभी भी एक ही तरह का खाना नहीं खाना चाहिए। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। एक और उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकता है, जैसे वृद्धि का रुकना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारी और पेचिश आदि। यदि वो व्यक्ति प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी नहीं ले रहा है तो व्यक्ति की वृद्धि पूरी तरह रुक जाएगी और वो दुबला पतला हो जाएगा, वो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो चल भी नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने भोजन में हर प्रकार के पोषक को ले, संतुलित आहार ले, ताकि हमें कोई अभावजन्य रोग ना हो। अभावजन्य रोग की रोकथाम कैसे कर सकते हैं? हम अभावजन्य रोगों को कैसे रोक सकते हैं होने से? तो इसके लिए हमें संतुलित आहार लेने की ज़रूरत है। हम संतुलित आहार लेके अभावजन्य रोग की रोकथाम कर सकते हैं। इस लेसन में हम लोग खुद से यह जानने का कोशिश किए हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण समान है। जैसे हम अलग अलग तरह के भोजन करते हैं फिर भी उनमें पोषक तत्व समान है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। हम यह जानेंगे कि कौन से विटामिन, कौन से खनिज लवण की कमी से हमें कौन सा अभावजन्य विकार उत्पन्न हो सकता है और उसके लक्षण क्या है। विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता, कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन बी की कमी से बेरी और इसके लक्षण दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, इसके लक्षण है मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, इसके लक्षण अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंतक्षय, कमजोर अस्थियां और दंतक्षय इसके लक्षण है। आयोडीन की कमी से घेंघा, इसके लक्षण गर्दनों की ग्रंथियां फूल जाना। बच्चों में मानसिक विकलांगता, अब जो बच्चे हैं वो मेंटली वीक होते हैं। लौह की कमी से हमें अरक्ता नामक रोग होता है और इसके लक्षण कमजोरी हैं। हमने इस लेसन में जो भी पढ़ा उसका एक कंक्लूजन है यहाँ, उसे हम देख लेते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम हमें याद होना चाहिए कि हमारे भोजन में मुख्य रूप से कौन कौन से पोषक तत्व हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। पॉइंट नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होता है। पॉइंट नंबर 4, विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। पॉइंट नंबर 5, संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुचांश और जल उचित मात्रा में होता है। पॉइंट नंबर 6, हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की कमी से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।